बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू स्पेशल टीवी के प्रोग्राम छुपे खजाने में आपको खुश आमदीद है। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करते हैं। लास्ट प्रोग्राम हमारा स्मॉग के ऊपर था, फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रोल ओवरऑल माशरे की बिल्डिंग में, इकनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या था, उस पर हमने बात की थी। उसका लिंक ऑटोमेटिकली एजुकेशन के साथ हो जाता है, तो आज हम एजुकेशन के ऊपर बात करेंगे। ओवरऑल अगर हम देखें पाकिस्तान का सिनेरियो, तो वो कोई बहुत अच्छा नहीं है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हायर एजुकेशन की तरफ हम आए तो टोटल पॉपुलेशन का 12% हायर, मैं पॉपुलेशन यहाँ वर्ड सही नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि टोटल स्टूडेंट जो अपीयर होता है उसका 12% हायर एजुकेशन की तरफ जाता है। दैट्स मीन कि 88% हमारा ड्रॉप आउट रेट है लोअर लेवल पे। हम ओवरऑल ड्रॉप आउट के भी पॉइंट ऑफ व्यू से तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान वर्ल्ड में लीड कर रहा है। 2,70,00,000 बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। वो क्यों बाहर हैं, हमारी पॉलिसीज़ ऐसी क्यों हैं, क्यों नहीं हम उनको वापस ला सके। हमारी पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो एजुकेशन सिस्टम में तब्दीलियां आनी चाहिए वो नहीं आ रही। गवर्नमेंट सेक्टर में स्कूल्स कॉलेजेस जो बनने चाहिए वो नहीं बन रहे। गवर्नमेंट अपना सारा जो वज़न है वो प्राइवेट सेक्टर पे डाल दिया हुआ है। तकरीबन 70% इस वक्त एजुकेशन प्राइवेट सेक्टर में हो रही है और 30% सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर्स में। उसका भी अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर हम स्कूल्स को लें तो 85% स्कूल्स प्राइमरी हैं। दैट्स मीन कि प्राइमरी से जब उन्होंने सेकेंडरी में जाना है तो ड्रॉप आउट रेट तो वहीं 85% हो गया ना। क्यों ऐसा हुआ? आखिर क्या पॉलिसीज़ थी जिनकी वजह से सिर्फ प्राइमरी स्कूल बनाए गए और उनका इलेक्शन से क्या ताल्लुक है? ये भी एक सोचने वाली बात है। तो प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमने आज इनवाइट किया है सईदा रोज़ी रिजवी को, जो माहिर तालीम है, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, कॉलमिनिस्ट भी हैं, काफ़ी काम करती हैं। तो इनसे हम इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का हमें स्पेशल टीवी के प्रोग्राम छुपे खजाने में। टाइम निकालने के लिए भी आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने मुझे छुपे ख़जाने में इनवाइट किया। मुझे तो ये आप लोगों का जो एक मौजू है और गुफ्तगू का अंदाज़ है वही बड़ा सराहा है। और अगेन थैंक यू सो मच। वेलकम। अच्छा मिस रोज़ी रिजवी, आपका क्योंकि एजुकेशन सेक्टर में बहुत लंबा सफ़र है, पिछले 20 ईयर्स हो गए, ऑलमोस्ट मोर दैन 20 ईयर्स मैं ये कहूँगा एजुकेशन सेक्टर में आपको। ये जो इश्यूज़ हैं एजुकेशन सेक्टर्स में, ओवरऑल पॉपुलेशन का अगर हम देखते हैं, हायर एजुकेशन ख़ास तौर पे, इस पे क्यों नहीं इतना फोकस रहा हमारा? इस मसले को हमारा अलमिया है कि किसी ने अभी तक संजीदा ही नहीं लिया। आप देखें प्राइवेट सेक्टर में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं वो डिग्री तो दे रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो बिज़नेस कर रही हैं। बिल्कुल। देखें, तालीम एक जेवर है, तालीम को देना, काफ़ी सारे प्रॉपर्टी डीलर भी इस बिजनेस में आ गए। ऑफ कोर्स, उसी से तो हमारे तालीम का मेयार इस हद तक गिर गया है कि अब मुझे तो यूँ लगता है कि डिग्री जस्ट पीस ऑफ पेपर। मैं डिग्री से ज़्यादा स्किल्स पर मेरा फोकस्ड होता है कि अगर हम अपने स्टूडेंट को या तालिब इल्म को अगर हम स्किल्स की तरफ ले आएँ, बिजनेस की तरफ ले आएँ, उनको ज़हीन ना बनाएं, उनका बिलीव इतना हम यकीन के साथ डेवलप कर दें कि वो जिस बिज़नेस में जाएंगे, जिस वो तालीम में जाएंगे, वो कामयाब हो सकते हैं। तो मेरा ख़्याल है तालीमी मयार को हम बदल सकते हैं। और हमेशा ये बात मैं कहती हूँ कि हमें उस्ताद की बहुत रहनुमाई चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और उस्ताद की इज़्ज़त भी, इज्जत हमारे यहाँ उस्ताद की इज्जत नहीं है। ऐसा ही ये है। बहुत बड़ा आलमी है। इससे मुझे वो जर्मन चांसलर का बयान आ जाता है याद, कि उसके पास जब इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और बाकी कम्युनिटी गई कि जी हमारी तनख्वाहें कम क्यों हैं 7 से, तो उसने कहा कि जिन्होंने आपको बनाया, आप चाहते हैं मैं उनकी तनख्वाह कम कर दूँ और आपकी ज़्यादा। ग्रेट ग्रेट। तो वहाँ बाकायदा इज्जत है। मैं यूरोप गया हूँ, रहा हूँ, पढ़ा भी है वहाँ। उस्ताद की जो इज़्ज़त मैंने वहाँ देखी है, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट इतनी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। मेरे पास एक टीचिंग का लेटर था, उसकी वजह से मुझे इंश्योरेंस में अदर बेशुमार बेनिफिट्स मिले।
हमारे यहाँ कुछ भी नहीं। हमारे यहाँ सिर्फ टीचर डे मनाया जाता है, बिल्कुल। इसके अलावा हमारे यहाँ रूठे हुए उस्ताद को भी नहीं मनाया जाता। देखिए आप, ये भी एक अलमिया है ना, ये भी एक क्राइटेरिया है कि अगर उस्ताद ने आपको कम नंबर दे दिए हैं और आप पूछें, आप अपनी रीज़न पूछें, हम तो जो स्टूडेंट हैं वो अपने रूठे हुए उस्ताद को भी नहीं मनाते हैं, पर वो पूछें कि हमारी ऐसी क्या, उसके खिलाफ कैंपेन शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली। इसका मुझे यूँ लगता है कि आने वाले वक्त में हम और ज़्यादा प्रॉब्लम्स का शिकार होते चले जाएंगे, क्योंकि मैंने 10 साल पीछे जेन वाई को भी देखा, मैंने जेन जी को भी देख रही हूँ, और अब आने वाला जो दौर है वो अल्फा जनरेशन है। आप देखिए वक्त के साथ साथ तकाजे भी बदलते जा रहे हैं, रिक्वायरमेंट भी बदलती चली जा रही हैं, और हमारी एक्सपेक्टेशन भी बदलती चली जा रही हैं। तालीम को जब तक हम सीरियस नहीं लेंगे, मेरा ख्याल है, और तालीम पर बात करना भी एक बहुत बड़ी एक दलील होगी कि अगर हम सीरियस होकर हर टॉपिक को सोचना शुरू कर दें। आपने जो बात की है वो लिंक होती है तालीम और तरबियत। यस, इन दोनों को अलग नहीं कर सकते आप, इकट्ठा है। पहली तो बात ये कि खाली आप तालीम पे बात नहीं कर सकते जब तक कि तरबियत के ऊपर बात ना करें। आपकी बात का लिंक हो जाता है कि हमारे यहाँ जो ओवरऑल पूरे माशरे में अब पाया जाता है बर्दाश्त नहीं रही, उसकी रीज़न यही है कि तरबियत ख़त्म होगी मेरे हिसाब से। देखिए तरबियत ना हमें अपने घर से मिलती थी, और फिर वही तरबियत हम अपने स्कूल में रिप्रेजेंट करते थे, और वहीं से उस्ताद जो है वो देखता था कि ये बच्चा कितना बासलीका है और ये बच्चा कितना आगे बढ़ने वाला है, और वहीं से उस्ताद फिर तरबियत को देखते हुए बच्चे को क्लास का मॉनिटर बना देते थे, बच्चे को क्लास की सारी सुपरवाइजरी दे देते थे। और मुझे याद पड़ता है क्योंकि मैं अपने जब KG2 में गई तो मेरा स्कूल एक आर्मी स्कूल था, और उसमें हमें तालीम नहीं दी जाती थी बल्कि तरबियत पर ज़्यादा फोकस्ड होता था। हमारा यूनिफॉर्म, हमने बात कैसे करनी है, हमने जब तक टीचर नहीं कहेंगी आपने कुर्सी पे नहीं बैठना, जैसे ही कोई टीचर आता था हम फौरन से पहले खड़े हो जाते थे। टीचर को अगर बात करते हुए आधा घंटा भी गुजर जाता था ना, तो हमारी कोई स्टूडेंट हमारा जो है वो चेयर में नहीं बैठता था। अब तो आप ये देखें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने का, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, और मैं देख रही होती हूँ कि उस्ताद चल रहा होता है, बच्चों को सलीके से बैठना भी नहीं आता, बात करनी नहीं आती। सही आपने अपने मौजू को मैं अगर एक टॉपिक एग्जाम्पल, मैं अगर जो है एजुकेशन को प्रमोट कर रही हूँ, या मैं अगर उनको एंटरप्रेन्योरशिप की बातें बता रही हूँ, मेरा सवाल कुछ होता है, उनका जवाब कुछ होता है, बिकॉज उनका जो है माइंड रोड अप उनका वही नहीं होता, फोकस्ड ही नहीं होते बच्चे। तो इलामा इकबाल ने कहा था ना कि हमारी जो नौजवान नस्ल के मामले में कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। मैं तो अभी तक तो वो सितारे ढूंढ रही हूँ, अल्लाह करे मुझे ये छुपे खजाने में सितारे मिल जाए, लेकिन मायूस नहीं हूँ। इसलिए मायूस नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हमेशा मुश्किल वक्त में ही लीडर पैदा होते हैं, और मुश्किल वक्त में ही आपको कोई ऐसा स्टूडेंट या ऐसी आपको कोई बात नज़र आ जाती है जिसको सामने रखते हुए तब्दीली यकीनन पैदा होती है। बिल्कुल आपने ठीक है। आप दो बातें आपकी, उनमें से मैं उस पर मज़ीद बात करूँ। एक तो आपने एंटरप्रेन्योरशिप की बात की। मैं जब पाकिस्तान वापस आया तो उस वक़्त 2 तलीमी इदारे इनकी मैंने देखा कि एडवर्टाइजमेंट किया है एडमिशन के लिए। एक IBA कराची, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान, दूसरा लाम्स। अब दोनों ने प्रॉस्पेक्टस में भी और अपनी कैंपेन में भी फोकस था कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो किन किन पोजीशंस पे बैठे हुए एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट। उनके किसी में भी मुझे ये नहीं नज़र आया उस कैंपेन के दौरान भी कि हमारे किन किन स्टूडेंट्स ने कौन से बिजनेसेस स्टार्ट किए और वो किस पोजीशन पे। दैट्स मीन कि उनका फोकस भी एंटरप्रेन्योरशिप पे नहीं था, एंड दैट वाज सरप्राइज फॉर मी कि दोनों का नाम बिजनेस एजुकेशन से, एक लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, दूसरा इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची, दोनों में बिजनेस का वर्ड, लेकिन दोनों बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट की। ये मेरे लिए सरप्राइज की बात।
इतनी प्यारी आपने बात कही है। एक्चुअली हमारा मसला ये है कि जो उस्ताद पढ़ा रहा होता है ना, उसने भी कभी बिजनेस नहीं किया होता, उसने कभी इंडस्ट्री नहीं देखी होती, उसने कभी बिजनेस के एथिक्स नहीं पता, तो वो बताएं वो स्टूडेंट को क्या पढ़ाएगा। स्टूडेंट वो KG 2 का हो या PhD का, वो उस्ताद को ज़रूर फॉलो कर रहा होता है। और आप ये देखें, जब तक उस्ताद खुद बिजनेस नहीं करेगा वो बच्चों को बिजनेस टिप्स नहीं दे सकता। छोटा सा बिजनेस मैं भी कर रही हूँ और इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट को इस बिजनेस की तरफ लेकर आऊँ। मैं पिछले 2 सालों से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में स्टूडेंट लाइजॉन स्टैंडिंग कमेटी को एज अ कन्वीनर चेयर कर रही हूँ। तो वहाँ पर जाकर मुझे अंदाज़ा हुआ, जब मैंने स्टूडेंट का थोड़ा सा माइंड चेंज किया, आप यकीन करें स्टूडेंट बिजनेस की तरफ इस वजह से राग़िब हुए क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखा, उन्होंने बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज़ को जाकर देखा। बात सिर्फ यहाँ पर आती है अगर हम उनका माइंड सेटअप बदल दें और हम उनको सिर्फ नौकर बनना ना सिखाएं, हम उन्हें कहें कि आप खुद अफसर बने। हमें सिखाया ये जाता है कि गवर्नमेंट की जॉब आ गई, आपने गवर्नमेंट की जॉब लेनी है, आपने मुलाजमत करनी है। अट्रैक्शन क्या होती है, आपको महीने में एक सैलरी ज़रूर मिल जाएगी। अगर हम उनका माइंड बदल डालें, स्मॉल बिजनेस की तरफ नहीं आए उनको, आप ये देखें वो अपना टारगेट बदल सकते हैं। वो अपनी अम्ब्रेला में 50 लोगों को 60 लोगों को शामिल करके वो पाकिस्तान के लिए सरमायादार बन सकते हैं। ऑफ कोर्स उनके अब ज्यादातर बिजनेसेस टीचर्स के पास हैं। यस, और उससे वो कितनी चेंज आ गई है वहाँ पे। देखें, हम मेड इन चाइना तो नहीं बन सके, काश हम मेड इन पाकिस्तान ही बन जाएं। देखिए, मेड इन पाकिस्तान बनने के लिए भी ना हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हमारी हर प्रोडक्ट मेड इन पाकिस्तान होती है, लेकिन आपने देखा उसको कैसे यूटिलाइज किया जाता है। और कोविड के बाद हमें बड़ी अकल आ गई है। वैसे कोविड के बाद मैंने बड़े बड़े बिजनेसमैन को ज़मीन पर देखा है और छोटे छोटे से बिजनेसमैन को मैंने आसमान पर चढ़ते हुए देखा है। बहुत अकल आई है। वक्त के साथ साथ मुझे लगता है कि हम मेड इन चाइना की तरह मेड इन पाकिस्तान ज़रूर बनेंगे, क्योंकि पाकिस्तान भी एक ब्रांड है। लेकिन आई डोंट नो हमारे पास वो क्या है, वही एक कॉम्प्लेक्स है। और मैं छुपे खजाने के हवाले से जो मेरा आजकल एज अ एजुकेशनिस्ट और मेरा जो आजकल एज अ कन्वीनर जो मेरा सबसे बड़ा टारगेट है ना, वो ये है कि मैं अपनी नौजवान नस्ल को मुल्क से बाहर नहीं भेजना चाहती। मेरा ये टारगेट है कि हम अपनी नौजवान नस्ल जो कि स्मार्ट है, जिन्होंने बेहतरीन एजुकेशन हासिल की है, वो पाकिस्तान में रहकर बिजनेस करें, अपना काम करें। यस, क्योंकि ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि पिछले 2 सालों में तकरीबन 4 मिलियन पाकिस्तानी स्पेशल यूथ मुल्क छोड़कर चले गए हैं। और आप देखें, अगर आप पासपोर्ट ऑफिस में जाए ना, सबसे ज्यादा आपको यूथ नजर आएगी, लाइन लगी होगी। मेरे ऑफिस के पास फॉरेन ऑफिस है, वहाँ लाइन लगी होती और सारे पाकिस्तान से बाहर जाने वाले सब जा रहे हैं। मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ, वहाँ भी मैं देखता हूँ इस वक्त तमाम यूनिवर्सिटीज़ में इंटरनेशनल में पाकिस्तानियों की एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा। ऐसा ही है। बल्कि हांगकांग यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी जो है, उनको इस दफ़ा प्रॉब्लम आ गई, वो विद इन अ मंथ प्रोसेस पूरा करते थे। इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन आई है कि वो उनके लिए प्रॉब्लम आ गई कि इसको प्रोसेस कैसे करें। ऐसा ही है। दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग। और आप ये देखिए, जब आप यंगस्टर को एक कामयाब बिजनेसमैन देखते हैं, आप देखते हैं कि वो अपने हिस्से का काम कर रहा है एज अ पाकिस्तानी, तो मुझे वो लगता है कि पाकिस्तान में चेंजिंग आना बड़ी आसानी से पाकिस्तान अपना टारगेट अचीव कर सकता है। लेकिन इसके लिए वही वाली बात है ना कि पहला पानी का कतरा कौन बनेगा। अगर हर वो बच्चा ये अपने माइंड में जो है एक कॉन्सेप्ट रखे कि पढ़ूंगा मैं बाहर, या अगर मुझे डिग्री कुछ अच्छी हासिल करने के लिए जाना बाहर है, तो मैं वापस अपनी सारी की सारी स्ट्रगल और अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करूंगा। तो मेरा ख्याल है हम बदल सकते हैं। अच्छा, आपने मेड इन चाइना और मेड इन पाकिस्तान की बात की। इस पे जब मैं एनालिसिस करता हूँ, लाहौर चैम्बर से मैंने एक बुक भी पब्लिश की थी, जर्नी टू प्रॉस्पेरिटी बाय 2030। तो उसमें उस वक्त तक पाकिस्तान राइट फ्रॉम 47 मैंने एनालिसिस भी किए थे। पहले 30 साल पाकिस्तान के बहुत अच्छे थे। पाकिस्तान बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा था, एशियन टाइगर मशहूर था, हमारी प्रोडक्ट उस वक्त दुनिया भर में मशहूर थी। इवन एक कंपनी जो थी CM मुनीर साहब की, उन्होंने जहाज़ भी डिज़ाइन करवा लिया था। ग्रेट।
और वो अपना जो है ना लॉन्च करने वाले थे, लेकिन फिर एक नेशनलाइजेशन की तलवार आई और उसने सारा कुछ ख़त्म कर दिया। हमारी इंडस्ट्री का भी बड़ा गर्क कर दिया। इसको पीको, जो उस वक़्त बीको थी, इसको विज़िट करने के लिए चाइनीज़ प्रेसिडेंट आया था और वो यही विज़िट करके कि ये ऐसा क्या कर रहे हैं और किस तरह कर रहे हैं कि ये इतनी तेज़ी से आगे जा रहे हैं। सिंगापुर का जो प्राइम मिनिस्टर है वो अक्सर एग्जांपल देता है कि हमने आपकी पॉलिसीज़ अडॉप्ट की हैं और हम आगे निकल गए। कोरिया एक एग्जांपल है, उसने पाकिस्तान की पॉलिसीज़, वो ओपनली ये बात करते हैं, वो तो हमारा बंदा ही लेगा महबूबुल्लाह। तो दुनिया, हमने पॉलिसीज़ भी बेहतरीन दी, लेकिन एक नेशनलाइजेशन और उसके बाद कंटिन्यूसली हमारा डिक्लाइन होता है। बाय 2000 भी हम बेहतर थे, चाइना इतना अच्छा नहीं था। मतलब मैं स्पेस टेक्नोलॉजी में काम करता रहूं और उस वक्त चाइनीज़ हमसे आके लर्न करते, तो उसके बाद उन्होंने वो चीज़ें अडॉप्ट कर ली, हम आगे उस तरह नहीं कर सके। देखिए लास्ट 24 इयर्स में हमारा बहुत ज़्यादा डिक्लाइन है। यस यस, हमारे पास जितनी लॉन्ग पॉलिसीज थी, एक तो हमने उसको अप्लाई नहीं किया। जो गवर्नमेंट आती रही वो अपनी पॉलिसीज नहीं लेकर आती रही, और पुरानी पॉलिसीज जितनी भी थी उन्होंने उनको कैसे रिफ्यूज़ किया। आप तो ये बात करें, मुझे तो पाकिस्तान अपनी PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को देखकर बहुत दुख होता है। वन ऑफ द बेस्ट थी। और किताबों में हमने पढ़ा था, बचपन में मैं ऐड देखा करती थी जिसमें लिखा होता था बाज़ौक़ लोगों की परवाज़। मैंने बचपन में ट्रैवल किया हुआ है PIA पे, और बेहतरीन फ्लाइट होती थी, बेहतरीन सर्विस होती थी, और डिक्लाइन होते मैंने अपने सामने देखा। आप देखिए दुनिया आगे बढ़ रही है, हम अपनी एवरेज से भी बिलो एवरेज आ रहे हैं, और उसकी भी डिक्लाइन की वन ऑफ द रीजन नेशनलाइजेशन थी। यस यस, आपने एक की जगह 100 बंदे भर्ती कर दी। जब तक पॉलिटिकल जो था वो इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, आप बेहतरीन थे। जहाँ पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट आई, आपने लोगों को नौकरियां तो दे दी, लेकिन अपनी जो बेहतरीन कंपनीज थी उनको बिगाड़ दिया। बिगाड़ नहीं दिया, बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। हमने ये मिलकर सोचना है कि हम कौन कौन सी ऐसी बातें हैं या कौन कौन सी ऐसे मसाइल हैं जिनको हमने मिलकर बैठकर हल करना है। मसाइल कहाँ से शुरू हुए, इनका सोल्यूशन क्या है। हम सिर्फ और सिर्फ, वेरी सॉरी, मैं बहुत से लोगों को कहती हूँ कि मैं टेबल टॉक में नहीं जाती। टेबल टॉक सिर्फ टेबल टॉक होती है, इस पर अमल नहीं होता। मैं अमूमन कहती हूँ, लोग MOU साइन करती हैं, सिर्फ एक फोटो सेशन होता है, कुछ चीज़ें ना, हाँ, उसके बाद कुछ भी नहीं होता। हमारे मुल्क को ना अब ज़्यादा अमल की ज़रूरत है। हमने अपने काम का हिस्सा कितना हमने इनपुट, हमारा इनपुट क्या है, हम किस तरीके से आगे बढ़े हैं। सिर्फ बातें करने से ना तो पाकिस्तान के मसाइल हल होंगे। बिल्कुल। आज पाकिस्तान का हर शहरी डॉक्टर है, आज पाकिस्तान का हर बंदा पॉलिटिशियन है, और वो खुद क्या कर, क्रिकेटर भी है। बिल्कुल बिल्कुल, हर बंदा क्रिकेटर है। आप देखिए, हर बंदा ये कहता है जो मुझे पता है वो आपको नहीं पता। मैं हमेशा एक बात कोट करती हूँ सुकरात की। सुकरात कहते थे ना कि मैं एक बात जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। और इल्म जो उनसा है, इल्म का ना जानना भी इल्म है। बिल्कुल। हमें तो पता है कि जो हमें पता है वो और किसी को नहीं पता। शायद वक्त के साथ साथ हम बदल जाएं। दरमियान में क्रिकेट की बात आ गई थी। आज पाकिस्तान ने 28 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की एडिलेड ग्राउंड में मैच जीता है। वही टीम जो 3-4 माह पहले बहुत बुरे हालात में थी, सिर्फ मामूली सी चेंजेस से वो यकदम परफॉर्म करना शुरू। ऐसा ही है, बिल्कुल। स्मॉल बेसिकली एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। और लीडरशिप, बिल्कुल लीडरशिप। ओ यस यस यस, लीडरशिप तो अल्टीमेटली आप देख लें कि लीडर मैटर करते हैं। तो पाकिस्तान को भी एक अच्छे लीडर की जरूरत है। पाकिस्तान को हर जगह अच्छे लीडर की ज़रूरत है। आप देखें, वो तालीम का मैदान हो, वो बिजनेस का मैदान हो, वो हमारी सियासत का मैदान हो, कहीं पर भी हम जाएं, अगर हमारे पास लीडरशिप अच्छी है तो हम ग्रो कर सकते हैं। शायद हमारे पास लीडरशिप के पास भी कोई एक रोड मैप ही नहीं है।
अब आप देखिए, मैंने भी कोई काम करना शुरू होता है, मैं सबसे पहले रोड मैप बनाती हूँ, मेरा पहला टारगेट क्या है, अगर मैं नाकाम हो जाती हूँ तो मेरे पास बी प्लान होना चाहिए, मेरे पास सी प्लान होना चाहिए। स्वॉट एनालिसिस। यस। और हम ये समझते हैं, लम्हा फिक्री ही है, मुझे सबसे बड़ा दुख होता है कि जहाँ पर भी हम किसी को पोजीशन दे देते हैं वो आधा तीतर आधा बटेर होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब आपने बात ऐसी शुरू की है कि जिस पे फर्दर डिस्कशन रिक्वायर्ड है। अभी ब्रेक का टाइम हो गया, उसके बाद ओके थैंक यू। नाजरीन, आप मौजूद रहिएगा, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। मिस रोजी, हमारी आपने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का जिक्र किया था, बिजनेस कम्युनिटी की बात हो रही थी। तो लाहौर चैम्बर से 2009 में हमने इंडस्ट्री ग्रेमिया लिंकेज प्रोग्राम भी लॉन्च किया था, लेकिन जो हम अचीव करना चाहते थे, इस बात को 15 साल हो गए हैं, वो अभी तक अचीव हो नहीं पाई। ये बात नवंबर 2009 की है, जब हमने वहाँ से ये प्रोग्राम लॉन्च किया था। इस वक्त इंडस्ट्री में एक डिस्कशन चल रही है लाहौर चैम्बर में, ओवरऑल इंडस्ट्रियल सेक्टर, कि पहली जनरेशन बिजनेस स्टार्ट करती है, दूसरी उसको बढ़ाती है, तीसरी डुबो देती है, थर्ड जनरेशन पे आके बिजनेस ख़त्म हो जाता है। पाकिस्तान का ओवरऑल हम एनालिसिस देखें, फॉर एग्जांपल सियालकोट की अगर हम देख लें तो साडा एक उठा, बहुत बड़ा नाम बना, ख़त्म हो गया। आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है इसकी? मैंने जी ये लाहौर चैम्बर को ज्वाइन किया था 2011 में, और उस टाइम मैंने लाहौर चैम्बर से बहुत कुछ सीखा, और मेरा भी जो ताल्लुक़ था ना वो इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज से था। आपकी बात 100% ठीक है, मैंने भी ऐसे बिजनेसमैन देखे जिन्होंने इंडस्ट्री को बड़ा डेवलप किया। अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडस्ट्री में भी सियासत है, बिल्कुल घरों में सियासत है। इकबाल ने कहा था ना, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी, लेकिन यहाँ पर सियासत भी है, यहाँ पर एकेडेमिया भी है, यहाँ पर तालीम भी है, यहाँ पर चैम्बर भी है। जब हर चीज़ में सियासत या कोई अपना ज़ाती इंटरेस्ट आ जाता है ना, तो फिर वो डूब जाती है। मैं इस टाइम जितने भी स्टूडेंट को बिजनेस की तरफ लेकर जा रही होती हूँ ना, तो स्टूडेंट भी ऐसी बात कर रहे होते हैं कि हम कामयाब नहीं हो सकते, पैसा डूब जाएगा, या हमारी यही स्ट्रैटेजी आगे वाले लोग लेकर चल सकते हैं या नहीं। तो मेरा एक ही उनको जवाब होता है कि कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। अपनी कोशिश जारी रखो। आप ये देखें कि हमारे जो बेहतरीन एंटरप्रेन्योर में आप ये देखें, करीम जो चला रहे हैं, इजी पैसा देख लें, देखें कामयाब बिजनेसमैन भी हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारी जो एयर बस लिफ्ट थी, वो बड़ा अच्छा उनका प्लान था, बहुत वो एक बहुत, लेकिन कोरोना बल्कि उसको हो गया और वो हॉस्पिटल में दम तोड़ गया। और ये देखें, ये सारी चीजें अगर हम देखें, हमारे पास बड़ी अच्छी, हमारे पास बिजनेस आइडियाज भी हैं, हमारे पास बिजनेस क्वालिटीज़ भी हैं। मैं इस लिहाज से लकी हूँ कि मेरे बहुत से स्टूडेंट अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके हुए हैं, और उन्होंने अपनी अम्ब्रेला में तकरीबन 100 लोगों को एज एम्प्लॉयज़ वो उनको फीड भी कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली मैंने अपने एक स्टूडेंट को सिर्फ चैम्बर में नहीं बल्कि बहुत सी कॉलेजेस में उसकी सक्सेस स्टोरी मैं शेयर कर रही हूँ। वो पहला मेरा स्टूडेंट है जिसने सॉफ्टवेयर हाउस में न सिर्फ पाकिस्तान में अपना नाम बनाया है, बल्कि उसने पहली पाकिस्तान में अपनी एक ऐप भी लॉन्च की है जिसका नाम उसने सौरो प्लेस रखा है। मैं बल्कि हैरान हूँ कि आपने सौरो प्लेस क्यों रखा। उसने कहा कि पाकिस्तान में हाँ वो बिजनेसमैन है, हाँ वो एक स्टूडेंट है, रिजल्ट है उनके, हमारी जो एजुकेशन का सिस्टम है, या फिर हमारे फैमिली मैटर्स हैं, हर बंदा स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है। इन सब को ख़त्म करने के लिए मैंने ये एक ऐप इंट्रोड्यूस करवाई है जिसका नाम मैंने सौरो प्लेस रखा है। आइए यहाँ पर बैठकर कुछ हम लोग डिसीजंस लेते हैं। और आप ये देखें, मेरे देखते ही देखते विद इन 1 मंथ में इसकी रीच 10 मिलियन से ज़्यादा हो गई है। That's great. और आप ये देखें, मुझे इस बात में भी खुशी होती है कि वाकई लगता है कि हमारे
पाकिस्तान में तो है बहुत ही ज़्यादा गम है, दुख हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये चीज़ों को छुपा कर रखा हुआ है, पर जब उनको एक प्लेटफॉर्म मिला तो उन्होंने उसको आकर डिस्कस किया, एग्जैक्टली उन्होंने अपने आप को यहाँ पर आकर फोकस भी रखा। और यहाँ पर बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो इस ऐप के ज़रिए अपनी अर्निंग भी कर रहे हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर हमारे पास प्लान होना तो जिंदगी तो खूबसूरत है ही, हम अपने काम और अपने इरादों से अपनी दुनिया भी बदल सकते हैं। और क्योंकि मेजॉरिटी लोग ये कहते हैं ना कि दुनिया में गम बढ़ा है, तो हम दिया किसने है, वो भी तो हम ही ने दिया है। दुनिया में रंग अगर है तो वो भी तो उसको भी कलर हम ही करते हैं। अगर दुनिया खूबसूरत है, कहते हैं ना कि अपनी नज़र बदल लो। अमूमन कुछ लोग आकर कहते हैं ना कि बहुत फेडअप है, दुनिया में ये नहीं हो रहा, महंगाई बड़ी हो गई है, तो मैं कहती हूँ अपनी हर साल ऐनक का नंबर बदलो। आप देखें डॉक्टर भी ये कहते हैं जिसकी आई साइट वीक होती है तो अपनी ऐनक का नंबर बदलो। मैं कहती हूँ अब थोड़ी सी ना खुशी वाली ऐनक लगाओ, हर एक को खुशी से देखना शुरू कर दो ना, आपको नजर आएगा दुनिया में बहुत खुशी है। मैं अक्सर कहता हूँ पॉजिटिव, यस, अपना एटीट्यूड को पॉजिटिव बना लो, यस यस, नेगेटिव ना रखो, तो ऑटोमेटिकली सब चीजें ठीक है। यस 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 यस, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं रोजी जिंदगी ने सताकर हद कर दी, तो मैं कहती हूँ आप लोग मुस्कुरा कर हद कर दें। जिंदगी में जिगजैग हैं, स्पीड ब्रेकर्स हैं, लेकिन कामयाब इंसान वही है जिसका टारगेट क्या है, मंजिल पर पहुंचना, और वो मंजिल पर पहुंचकर अपना टारगेट भी अचीव करता है, कामयाब भी होता है, और वो अपनी फतह का झंडा भी लहराता है। हमें सिर्फ अपनी सोच बदलनी है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एग्जांपल्स भी हमारे पास मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल एक शौकत खान, यस ऑफ कोर्स, सक्सेस स्टोरी में बिल्ड हुआ, हाँ। उसको कॉपी करते हुए सहारा, अब सहारा का जो स्टार्ट था, इसका तो स्टार्ट करोड़ों में हुआ था, जगह भी मिल गई थी, लेकिन उन्होंने खुद स्टार्ट लिया था और 2 लाख से स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद उसने जाके बाहर प्रोग्राम किए, अर्न किया और हॉस्पिटल का काम शुरू कर दिया। फिर आस्ता फिर लोग मिलते गए ऑटोमेटिकली और काफिला आगे बढ़ता गया। अब 650 बेड का हॉस्पिटल है, कैंसर केयर भी है वहाँ पे, यूनिवर्सिटी भी बना ली, मेडिकल कॉलेज भी बना लिया, आगे बढ़ता जा रहा है। सारा ट्रस्ट फॉर लाइफ और भी बेशुमार एक्टिविटीज चल रही हैं। नेटसोल सॉफ्टवेयर हाउस में नंबर 1 है। एक छोटी सी जगह से स्टार्ट लिया था गुलबर्ग में, और पाकिस्तान का इस वक्त नंबर 1 सॉफ्टवेयर हाउस। इवन दो कि मैं इतना खुश नहीं हूं उनसे कि $500 बिलियन की वो कंपनी है, जबकि मेरे हिसाब से उसको $10 बिलियन प्लस की होनी चाहिए थी। डिवर्सिफिकेशन करनी चाहिए थी, एक प्रोडक्ट पे रिलाई नहीं करना चाहिए था, मल्टीपल पे जाना चाहिए था। ये ओवरऑल भी हमारा इशू है। तो UMT को अगर हम ले लें, मेरे सामने 2 कमरों में खुली थी, एक गिराज था, 2 लाख में उन्होंने भी स्टार्ट लिया था, बिलियंस में चली गई हुई है। बाकी भी प्राइवेट सेक्टर की तकरीबन ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ उस दौर की जो थी पुरानी, वो छोटा सा स्टार्ट था और अब वो मेजर प्लेयर के तौर पे काम कर रहे हैं। मियां आमिर को ले लें, एक कॉलेज से स्टार्ट लिया, yes. और इस वक्त 6.5 लाख स्टूडेंट है उसके पास ओवरऑल ग्रुप में। तो बेसिकली आपको पॉजिटिव चीज़ें देखनी चाहिए और उसको सामने रखते हुए आप आगे बढ़ना चाहिए। सर अगर आप इरादा करते हैं ना तो मंजिल फिर अल्लाह आपको अता करता है। आप ये बात कर रही हैं, देखिए ये तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं। मैं भी अपनी एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन चला रही हूँ। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि पाकिस्तान का एक और बहुत बड़ा मसला है, मेरी एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम SR2 है, इसका मेन पर्पस क्या है आपको हैरानी होगी सुनकर। मैं निगलेक्टेड पेरेंट्स को उनके बच्चों के साथ दोबारा रिकनेक्ट करती हूँ। That's great. ये निगलेक्टेड पेरेंट्स कौन है? हमारी एलीट क्लास सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड है अपने बच्चों से, जिन्होंने अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाया, उनको बेहतरीन कॉलेजेस, फिर उनको यूरोप भेज दिया, वहाँ पर जाकर फिर वो बदल गए। उन्होंने सबसे पहले निगलेक्ट अपने बच्चों को दिया, और आज वो जो माँ बाप है ना, एक छोटी सी कुटिया में या एक छोटी सी अनेक्सी में या एक बिल्कुल घर के कॉर्नर में बैठे हुए बस वो अपने बच्चों का इंतज़ार करते थे। आप तो छोटी सी बात कर रही हैं, मैंने कराची में देखा है, मैंने लाहौर DHA में देखा है, बड़े बड़े घर हैं, फार्म हाउसेज हैं, और माँ बाप के रहने के लिए जगह नहीं है। नहीं, माँ बाप सिर्फ रह रहे हैं, बच्चे हैं ही नहीं।
ये भी एक इशू है, ये भी, और ये बहुत बड़ा इशू है। देखिए बच्चे बाहर हैं, बच्चे बाहर हैं और उनके साथ उनका राबता भी नहीं है, हो भी तो बहुत कम है। और आप ये देखें जो सीनियर सिटीजन है ना, कभी आप फोकस कीजिएगा, उन्हें बच्चों की तरह बोलने का बहुत शौक होता है। वो कहते हैं हमें ज्यादा हमें सुने, क्योंकि उनको सुनने वाला कोई नहीं होता। हमारे स्टोरी टेलर होते हैं। यस, हमारे पाकिस्तान में ये ट्रेंड भी बढ़ गया है। मेरे पास फेमस स्टोरीज हैं, अगर मैं कभी बताना शुरू करूँ ना, क्योंकि मेरी ये मैं जो ये काम कर रही होती हूँ, मैं उनके नाम चुनते हैं, वो मैं मेरी कोशिश होती है उनको ये नाम हम हिडन ही रखें। हमारे यहाँ पर बड़े बड़े ऐसे पेरेंट्स बैठे हुए हैं, निगलेक्टेड पेरेंट्स, जिन्होंने बच्चों को कामयाब किया और ख़ुद भी कामयाब थे, लेकिन आज वो कसम परस्ती की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके पास मेडिसिन के लिए पैसे नहीं हैं, उनके नौकर के पास उनसे ज़्यादा पैसे हैं। तो आप ये देखें कि पाकिस्तान, मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि उनके पास पैसा बहुत है पेरेंट्स के पास, लेकिन बच्चे बाहर हैं, वो आते ही नहीं। एक वक्त ऐसा आता है ना, वो क्या है, उनकी गज़ल है ना, कि एक वक्त था कि दिल चाहता था सारी चीज़ें खरीद लूँ, पैसे नहीं होते थे, और अब एक वक्त है कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन अब वो छोटी छोटी सी ख्वाहिशें नहीं है। मेरा ख्याल है इंशा जी की कुछ ऐसी नज़म है। मतलब मैंने ऐसा केस भी एक देखा है, फॉर एग्जाम्पल अकलौता बेटा था, उसको अमेरिका भेज दिया। ओहो, ये तो बहुत मसाले हैं। उसके बाद वो एक दफ़ा आया, अपनी शादी की और बेगम को भी ले गया, माँ बाप अकेले रह नहीं जी, शादी भी उसने उधर ही की, ज्यादा केसेस ये भी है, और सिर्फ माँ बाप को बता दिया, इधर भी आके मैं उसको ले गया, और बाद में फॉर एग्जांपल माँ की डेथ होगी, वो नहीं आया, बहनों की शादी हुई, वो नहीं आया। तो इस तरह की केसेस सर, हम यहाँ पर गलती कहाँ करते हैं? कहाँ पे पेरेंट्स ने कहाँ गलती की, बेटे ने कहाँ गलती की? मैं कोशिश करती हूँ मैं उस पॉइंट को ढूंढूं जहाँ पर पेरेंट्स से गलती हुई है। ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक पर्पस जी 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 जी, जहाँ पर इन दोनों के रास्ते जुदा हो गए, ताकि आने वाली जनरेशन में या आने वाले माँ बाप में से वो गलती दोबारा रिपीट ना हो सके। हम जब बच्चों को फ्री हैंड दे देते ना, तुम अपनी मर्जी करो, या फिर हम उनके साथ इस सेंस में एक बहुत पैम्पर्ड बच्चा कर दिया और उसके बाद कहा कि नहीं जी ये आज का बच्चा है। सर, हमारा कुरान वही है, हमारा मजहब वही है, हमारे पास जो एक अल्लाह ने हमें रहमत और इज्जत के कुछ चैप्टर्स दिए हुए हैं, वो तो नहीं बदलते। और हम अमूमन ये कह देते हैं कि जी आज की जनरेशन का बच्चा है तो वो अपने ख्यालात का मालिक है। बच्चे ने तो बाहर जाकर शादी भी कर ली, बच्चे ने तो बाहर जाकर माँ बाप को बताया भी नहीं, या ये भी बता दिया कि शादी आना है तो आ जाइए, वरना कोई जरूरत नहीं, मैं आपको पिक्चर्स भेज दूंगा। सबसे ज्यादा रवाज क्या हो गया, मैं आपको ऑनलाइन शादी दिखा दूंगा। अब देखिए ऑनलाइन शामिल हो, इतने हम लोग ऑनलाइन हो गए हैं कि इंसानियत ऑफलाइन हो गई है। हमारे सारे रिश्ते खून से फोन पर मुंतकिल हो गए हैं। मेरा और आपका रिश्ता फोन का है, बिल्कुल, खून वाले रिश्ते सारे खत्म हो गए। अब मुझे बताएं यहाँ पर कहाँ पर ऐसी कुछ मिस्टेक्स हमसे हुई हैं कि रिश्ते दूर हो गए हैं। सर, ये जो दुनिया सोशल मीडिया पे वो पिक्चर्स आती हैं ना कि एक ही फैमिली 6 बंदे हैं, एक ही कमरे में बैठे हुए, सब अपने अपने फोन पे। सर, हम ये तो हमने देख लिया, अब हम इसका सोल्यूशन क्या निकालेंगे? हम इसको ना हंसी मजाक में टाल देते हैं। माय पॉइंट इज यस यस यस, हमने इसको कैसे इसको सॉल्व कैसे करना है। देखें, ये आज हम सबका सोशल प्रॉब्लम्स हैं और इतनी बढ़ती चली जा रही है वक्त के साथ साथ, हमें अपने लिए भी टाइम नहीं मिलता, हमें दूसरों के लिए तो टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। अब घर बैठे हम झूठ बोल रहे हैं, घर बैठे हम लोग मसरूफ बने हैं। हमेशा मेरे पेरेंट मुझे ये बात कहा करते थे, स्पेशली फादर मेरे, कि इंसान आज का जो है ना वो मेंटली तौर पर ज़्यादा बिजी है, फिजिकली बिजी नहीं होता। बिल्कुल सही कहा। हम ज़हनी तौर पर हर जगह मूव कर रहे हैं, ड्रीम्स में बेसिकली। जी जी, ड्रीम्स, हाँ, ड्रीम्स में हम लोग बहुत बिजी हैं, जबकि जिंदगी में हम वहीं खड़े हैं, बल्कि हम वहाँ से भी 100 गुना पीछे हट गए हैं जहाँ पर हमारे बड़ों ने हमें आकर खड़ा किया था। डाइवर्स रेट भी बहुत बढ़ गया है इसी ड्रीम्स की वजह से। यस, कि आप रियलिटी आपके सामने नहीं होती, जब ड्रीम से आप बाहर आते हैं रियलिटी कुछ और होती है, तो फिर आप सर्वाइव नहीं कर पाते।
ऐसा ही है सर, हमारे पास पुराने ज़माने लोगों के पास ना इश्क होता था, मोहब्बत होती थी, प्यार होता था, किताब से भी इश्क था। किताब सर ये तो हमारा ये तो आपने मेरी दुखती रग पर आपने हाथ फेर दिया कि यकीन करें किताबों से हमारी दोस्ती ख़त्म हो गई है। हमारे यहाँ पर डिप्रेशन, हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट के पास एक इतना अच्छा हमारा मटेरियल क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने किताब पढ़नी छोड़ दी है। आप तो माशाल्लाह खुद प्रोफेसर हैं, आपको मालूम ही होगा। आप देखिए मैं पिछले दिनों रिसर्च देख रही थी, सबसे जो बेहतरीन कौम जिन्होंने किताबों पर, जिनका सबसे ज़्यादा रिसर्च है, और बड़ी प्यारी बात मैंने उनसे सीखी कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ने वाली कौम है ना, वो यहूदियों की है। बिल्कुल सही कहा। यहूदियों की एवरेज एक साल में 72 किताबें पढ़ना है। दूसरे नंबर पे कौन है? और मुसलमानों की जो मैंने एवरेज देखी, मुसलमानों की तो एक साल में एवरेज 6 मिनट है। सर एक किताब पे चाइनीज हैं, तीसरे नंबर पे इंडियंस हैं। हाँ, वर्ल्ड में। और देखें जहाँ पर किताबों से दोस्ती ख़त्म हो जाए, जहाँ पर आपको सारा का सारा जो आप हासिल करना चाहते हैं इल्म आपको सिर्फ और सिर्फ मोबाइल से मिल रहा हो, वो कौम तरक्की नहीं कर सकती। मैं बार बार कोशिश करती हूँ कि मैं यंग जनरेशन को ये बात समझाऊँ। आपके सामने एक मैजिक स्टिक है जिसको आप मोबाइल कहते हैं। मोबाइल से आप ये गेस करते हो, आज पूरी दुनिया मेरे आगे है, मैं जहाँ जाऊँ अपनी चॉइस की हर बात को मैं सामने रख सकता हूँ। लेकिन ये हमारी गलत फहमी है। इसकी रीच, इसकी असल यहूदियों के पास ही है। वो वही दिखाती हैं जो वो दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल। आप देखें पैलेस्टाइन में क्या हो रहा है, और आप ये देखें गज़ा में क्या हुआ है, वो वही दिखा रहे हैं जो वो दिखाना चाहते हैं। और हम बहुत खुश हैं, आज दुनिया हमारे आगे है। आप ये देखें, आपकी बातों से एक और मुझे छोटी सी बात याद आ गई। मेरी कोशिश ये होती है कि हम ना कुछ और सेंस से भी आगे बढ़ें। हमने बचपन में मैंने एक कहानी सुनी थी, एक कछुआ और खरगोश। कछुआ दोनों रेस लगाते हैं, हमारे भी यहाँ भी आजकल रेस ही लगी हुई है। उस्ताद की और शागिर्द की भी लगी हुई है, बिजनेसमैन की भी लगी हुई है। और आपने देखा है कछुआ जो है वो जीत जाता है और उसके पास गरूर होता है और वो हार जाता है। तो मैं स्टूडेंट को कहानी नंबर 2 भी सुनाती हूँ। मैं कहती हूँ चलें जी, एक तो कहानी सुन ली, अब हम स्टोरी नंबर 2 पर आते हैं। स्टोरी नंबर 2 क्या है? कछुआ ने कहा दोबारा रेस लगाते हैं। अब कछुए ने अपनी गलती रिपीट नहीं की और सर ने अपनी मिस्टेक सामने रखी हुई थी और लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। यस, और वो जो है अपनी रास्ते पे पहुंच गया। फर्स्ट जो उनसी है हमें स्टोरी क्या लेसन दे रही थी, गरूर का सर नीचा या स्लो स्टडी विन द रेस। और नंबर 2, गलती रिपीट ना करो। स्टूडेंट तो बड़े खुश होते हैं। मैं कहती हूँ हम स्टोरी नंबर 3 पे भी आते हैं, क्योंकि जनरेशन भी तो बदलती चली जा रही है ना। अब हम स्टोरी नंबर 3 पे आते हैं। दोनों एक दूसरे से मोटिवेट होते चले जा रहे हैं। एक ने उससे क्या सीखा कि मैंने गरूर किया, दूसरे ने क्या सीखा, मैंने गलती रिपीट नहीं की। कछुए ने कहा कि चलो आओ हम रास्ता बदल लेते हैं। रास्ता बदला। रास्ते में अब एक दरमियान में लेक आती थी। कछुआ उसके अंदर गया, निकल गया और पहुंच गया और खरगोश को रास्ता पलट कर आना पड़ा। अब इससे हम क्या सीखते हैं? समटाइम्स हमें अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ती है कामयाब होने के लिए। लकीर का फकीर ही नहीं बनना। अगर हम यकीन करें, हमारे स्टूडेंट्स, अगर हम लोग जहाँ पर हमें कामयाबी नहीं मिल रही, हम अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर लें। कामयाबी का रास्ता, कामयाबी के 100 दरवाजे हैं। हो गया। चलिए जब स्टोरी नंबर 4 पे आ जाते हैं। अब दोनों एक दूसरे के फ्रेंड बन गए हुए थे। उन्होंने कहा चलो जी दोबारा रेस लगाते हैं। जब दोबारा रेस लगाने लगे, खरगोश ने कहा तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ। कछुआ बैठ गया। जैसी लेक आई, कछुए ने कहा तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ। दोनों एक वक्त में अपनी मंजिल पर पहुंच गए।
तो हम यहाँ से ये भी लेसन ले सकते हैं कि समटाइम्स हम फ्रेंड्स बनकर भी अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं, मिलकर कर सकते हैं। तो सर जब हम अलग अलग होकर बैठ जाते हैं ना कि हमने अपनी अलग अलग 1.5 ईंट की मस्जिद बना दी, कि हम ये समझते हैं मेरे बिजनेस के बेसिक पॉइंट उसे ना पता चले, कहीं वो भी तरक्की याफ्ता ना हो जाए, तो उतनी देर तक हम तरक्की नहीं कर सकते। हमें हर जगह स्ट्रैटेजी चेंज करनी है। बचपन में वही प्यासा कवा सुना था, अब तो प्यासा कवा ऐसा नहीं है थर्स्टी करो, अब तो वो स्ट्रॉ लेकर आएगा और उसमें, ये तो मैंने अपने बचपन में स्ट्रॉ वाली स्टोरी सुन रही थी। अब जिस तरह कहानियां बदलती चली जा रही हैं, करैक्टर भी बदल गए हैं, और ये करैक्टर हमें ये सिखाते हैं कि अब वो ज़माना नहीं है साइंसी दौर में। अब हम लोगों ने हमेशा अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी है, मोटिवेट होना है और एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। टाइम क्योंकि अब खत्म हो गया। मुझे तो इतना मजा आ रहा था, इतनी लाइवली आपके साथ टॉक हो रही है और मुझे तो लग रहा है जैसे हम बातें गा रहे हैं, और बड़ा मजा आया डॉक्टर साहब आपसे बात करके। और बहुत शुक्रिया आपका भी आने का। ओह थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर दोबारा ओह श्योर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, एंड पे लेसन वही है कि एक तो हमें अपनी स्ट्रेटजीज पे गौर करना चाहिए। मिलकर अगर हम चलते हैं तो सक्सेस होती है, टीम वर्क जिसको हम कहते हैं, टीम मिल के जो है ना सक्सेस होती है। इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप करते हैं तो वो सक्सेस नहीं अचीव, जिसको हम सिनर्जी बेसिकली कहते हैं, कि इनपुट से ज़्यादा आउटपुट हो जाती है। तो नाज़रीन, हमें ओवरऑल जो है ना, एक तो तालीम के साथ तरबियत पे भी जोर देना है। हमें वो तालीम लेनी है जिसका हमें फ़ायदा हो, जिसको सीख के हम कुछ कर सकें, वो स्किल्स लेनी है जिससे हम अर्न कर सकें। तो इसके साथ अपने मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।